Hi everyone, this is Nitin Singh Rawal from Stream Study YouTube channel. In the previous lecture of English grammar, we have studied active and passive voice. In that lecture, we have discussed what is active and passive voice, what are the uses of them, and what is the purpose of using them in a sentence, and how to identify and all that stuff. Please do watch that video as well to better understand this lecture. And in this lecture, we will try to solve some errors from active and passive voice chapter. So let's get started. And here are some sentences. Please try to solve it by your own. Do give it a try. Pause the video first and then try to solve what type of error is it and how to correct them. Pause the video. I hope you have already solved all these questions. If not, let's check it out. अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में. क्या वो बातें हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, उसका काम क्या होता है और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, अब इन चीजों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लेक्चर में, पर यहां पे रिवीजन के तौर से समझ लीजिए. एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का डूअर होता है. जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को एग्जीक्यूट करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है. ठीक है, एक्टिव वॉइस में. वहीं अगर पैसिव वॉइस की बात करो तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो उस एक्शन का रिसीवर होता है. ठीक है, वो एक्शन को रिसीव करता है ना कि परफॉर्म. मतलब एक्शन उस पर होता है ना कि वो परफॉर्म करता है. ठीक है, अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये बहुत ही आसान है. बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तभी वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा. ठीक है, बी की फॉर्म क्या है, बी की फॉर्म है इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग. ये 8 अक्षर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तभी वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस, अदरवाइज वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस. इतनी का नहीं याद रहेगी. ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. पहला वाला सेंटेंस देखना. इफ, इसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक नहीं, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं. इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम द एक्सीडेंट कुड हैव अवॉइडेड. अगर ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिए होते तो एक्सीडेंट को टाला जा सकता था. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्सीडेंट टला नहीं. ठीक है, ये हिडन मीनिंग है क्योंकि तभी तो ये बात बोल पा रहा है कि एक्सीडेंट को टाला जा सकता था. ठीक है, अगर ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिए होते तो एक्सीडेंट को टाला जा सकता था. अब इसको ब्रेक करके समझ लेते हैं, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. मतलब ब्रेक कर लेंगे तभी आपको तुरंत से एरर पता चल जाएगा. ठीक है, इफ क्या होता है, कंजंक्शन. कंजंक्शन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ना, वर्ब वर्ब को जोड़ना, या फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ना, या फिर क्लॉज क्लॉज को जोड़ना. यहाँ पे ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब वर्ब को तो जोड़ नहीं रहा, यहाँ पे ये जोड़ रहा है क्लॉज को. अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है आपका सब्जेक्ट और मेन वर्ब का पेयर. देखना जरा, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है अप्लाइड, और दूसरा ये वाला सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है. जितने आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब के पेयर दिखे उतने ही क्लॉज. ये पहला क्लॉज हो गया, इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम. दूसरा क्लॉज क्या हो गया, द एक्सीडेंट कुड हैव अवॉइडेड. ठीक है, पर ये एक्चुअल में सेंटेंस बनाओ कैसा था, द एक्सीडेंट कुड हैव अवॉइडेड इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम. ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा सेंटेंस था, उन्होंने कंजंक्शन से स्टार्ट कर दिया सेंटेंस. इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम द एक्सीडेंट कुड हैव अवॉइडेड. ठीक है, पहला क्लॉज क्या हो गया, द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम. ठीक है, इसको इन दो क्लॉजों को जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन किसका यूज कर रखा है, इफ का. ठीक है, अब फर्दर ब्रेक कर लेते हैं. हेड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब. अप्लाइड व्हाट, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट. अप्लाइड ब्रेक्स, क्या अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई किए. इन होता है आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट. ठीक है, द आर्टिकल होता है. अब इन टाइम और ऑन टाइम में आपको डिफरेंस पता है क्या होता है. इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले और ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर. ठीक है, तो इन टाइम जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि आपका कोई एग्जाम है 7:30 बजे कल, तो आप एग्जाम देने कब जाओगे, 7:30 बजे से पहले जाओगे कि 7:30 बजे जाओगे, समय से पहले जाओगे मतलब 7:30 बजे से पहले जाओगे, तो तब आप बोलोगे इन टाइम. और एग्जाम कब होगा आपका, एग्जाम होगा आपका ऑन टाइम मतलब समय पर. 7:30 बजे बोला है तो 7:30 बजे होगा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा. फिर द क्या है, आर्टिकल. कुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब. हैव क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब. अब इसमें एरर क्या है देखिएगा, बहुत ही आसान है. अब मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्शन का डूअर होता है. ठीक है,
ये बात बताई थी, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का डूअर होता है। इसको अलग तरीके से समझ लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट एक्शन का डूअर निकला, अगर आपका सब्जेक्ट एक्शन का डूअर निकला, देखना जरा एक सेकेंड, अगर आपका सब्जेक्ट एक्शन का डूअर निकला तो आपको वॉइस कौन सी लगानी पड़ेगी? एक्टिव वॉइस लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है किसी भी सेंटेंस में तो आपको वॉइस एक्टिव लगानी पड़ेगी। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है तो आपको वॉइस पैसिव लगानी पड़ेगी। इतनी कहानी याद रहेगी। ठीक है, तो देखना जरा पहले वाले क्लॉज में, देखना पहले वाले क्लॉज में ड्राइवर क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट जो ड्राइवर है ये ब्रेक अप्लाई करने का डूअर है कि रिसीवर है? ये ब्रेक अप्लाई करने का डूअर है, तो वॉइस एक्टिव लगी होनी चाहिए, तो एक्टिव वॉइस ही लगी हुई है। क्यों? क्योंकि बी पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है आपका बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऐसा तो कुछ है नहीं, बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं है, ये तो बल्कि हैव की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस होती है। मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तब ही वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अब बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ नहीं रही, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट भी एक्शन का डूअर हो रहा है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरा क्लॉज देखना, देखो दूसरे सब्जेक्ट क्या है? एक्सीडेंट। ठीक है, अब एक्सीडेंट कुड हैव अवर्टेड, एक्सीडेंट किसी चीज को टालेगा। अवर्टेड क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब। अवर्टेड मतलब क्या होता है? टालना। ठीक है, एक्सीडेंट किसी को टालेगा कि एक्सीडेंट को टाला जाएगा? ऑब्वियसली एक्सीडेंट को टाला जाएगा, तो एक्सीडेंट यहाँ पे एक्शन का डूअर थोड़ी है, क्योंकि एक्सीडेंट किसी को टाल नहीं रहा, एक्सीडेंट को टाला जा रहा है। एक्सीडेंट डूअर नहीं है तो यहाँ पे एक्सीडेंट क्या है? रिसीवर। अब रिसीवर, अगर आपका सब्जेक्ट रिसीवर बन जाए तो वॉइस आपको क्या लगानी पड़ती है? पैसिव वॉइस। कौन सी लगी हुई है? एक्टिव वॉइस लगी हुई है, क्योंकि पैसिव की पहचान ऑलरेडी बता चुका हूं, बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो एक्टिव वॉइस लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस लगी हुई है। अब इसको पैसिव वॉइस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बी की फॉर्म कुछ जोड़नी पड़ेगी, मतलब कुछ लगानी पड़ेगी। क्या बी की फॉर्म लगाए यहाँ पे? देखो यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी बीन। क्यों? क्योंकि ये जो आपके हैव है, हैव के बाद आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, आपको बी की फॉर्म लगानी है तो बी की थर्ड फॉर्म लगाओगे। जो भी हैव की फॉर्म होती है, हैव की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो मेन वर्ब इस मतलब जो इसके बाद मेन वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, उसके बाद आपको बी की फॉर्म लगानी है और वो भी थर्ड फॉर्म में लगानी पड़ेगी, क्योंकि हैव की फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए बीन क्या हो जाएगा? बी की थर्ड फॉर्म है। इज एम आर वॉज वर बीन, बीन है थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये सेंटेंस सही मीनिंग देने लग गया। अब इसका मतलब हो जाएगा एक्सीडेंट टाल सकता था, एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। ठीक है, एक्सीडेंट को टाला जा सकता था, इससे पहले इसका मीनिंग क्या बन रहा था? एक्सीडेंट टाल सकता था, जो कि गलत चीज है, मतलब जो कि गलत है। ठीक है, लॉजिकली नहीं है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो अब आ जाएगा। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देख लो, ब्रेक कर लेते हैं। दैट ब्रेक पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द चाइल्ड माइट हैव सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर। बच्चा बचाया सकता था, बच्चे को बचाया जा सकता था अगर डॉक्टर ने प्रॉपर केयर ली होती। ठीक है, मतलब सावधानी बरती होती तो बच्चे को बचाया जा सकता था। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। चाइल्ड सब्जेक्ट हो जाएगा, माइट हेल्पिंग वर्ब, हैव बी हेल्पिंग वर्ब, सेव्ड मेन वर्ब। इफ यहाँ पे क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो क्लॉजों को जोड़ने का काम कर रहा है। पहली क्लॉज हो गई चाइल्ड माइट हैव सेव्ड, दूसरी क्लॉज द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर। डॉक्टर आपका सब्जेक्ट हो गया और वो द क्या है? आर्टिकल। ठीक है, हैड होती है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी होती है पर इसके बाद वर्ब आ रही है, इसलिए ये हैव हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। टेकन क्या है? मेन वर्ब। टेकन व्हाट? प्रॉपर केयर। तो वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो ये केयर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें एरर क्या है वैसे ही फाइंड आउट कर लो। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का एरर है तो देखना जरा, कुछ इसमें से ही एरर होगा। अब आपका यहाँ पे चाइल्ड क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस लिखी हो तो आपको सब्जेक्ट एक्शन का डूअर बनाना चाहिए।
फिर से समझ लो, अगर आपका वॉइस एक्टिव लगी हो तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, एक्शन का डूअर होगा। यहां पे चाइल्ड माइट हैव सेव्ड, इसमें वॉइस कौन सी लगी हुई है, इसमें एक्टिव वॉइस लगी हुई है। कैसे पता एक्टिव वॉइस लगी हुई है, कैसे पता बताओ, मैं बताता हूं, क्योंकि बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब बच्चे बचाने का डूअर हो गया, बच्चा बचा सकता था, ये इसका मीनिंग हो गया। बल्कि इसका मतलब क्या होना चाहिए था, मीनिंग एक्चुअल सेंटेंस से पढ़ के हमें पता चल रहा है कि बच्चे को बचाया जा सकता था अगर डॉक्टर ने प्रॉपर केयर ली होती। ठीक है, ये जो चाइल्ड है ये इस काम का डूअर नहीं है, ये इस काम का रिसीवर है। अगर आपका सब्जेक्ट रिसीवर बन जाए, सब्जेक्ट रिसीवर बन जाए, तो वॉइस क्या लगाओगे आप, पैसिव वॉइस लगाओगे। तो द चाइल्ड माइट हैव सेव्ड नहीं आएगा, द चाइल्ड माइट हैव बीन सेव्ड। बच्चे को बचाया जा सकता था अगर डॉक्टर ने प्रॉपर केयर ली होती। अब देखो इसी में समझ लो, डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर, डॉक्टर सब्जेक्ट है और ये प्रॉपर केयर करने का भी डूअर है। तो अगर आपका सब्जेक्ट डूअर है तो वॉइस एक्टिव लगेगी, जो कि लगी हुई है। टिकानी क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखना, अंकित सब्जेक्ट, अंकित, फिर ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक नहीं सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अंकित डिडंट फॉलो द गाइडलाइंस एंड फाइंड बाय द पुलिसमैन। ठीक है, अंकित ने गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी और उसका चालान हो गया पुलिसमैन के द्वारा। ये फाइन, चालान ही बोलो चाहे फाइन, दंड दिया गया उसे, जो भी। ठीक है, चालान तो ऐसा प्रॉपर लिखा नहीं है, फाइन लिखा हुआ है, मतलब उसको दंड दिया गया। ठीक है, अंकित सब्जेक्ट डिड हेल्पिंग वर्ब नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, नेगेटिव वाला फॉलो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। डिडंट फॉलो, फॉलो व्हाट, क्या फॉलो किया उसने, क्या फॉलो नहीं किया, डिडंट है ना, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इफ द क्या हो जाएगा, आर्टिकल। एंड क्या है, कंजंक्शन। फाइंड क्या है, मेन वर्ब। बाय क्या है, प्रीपोजिशन। और पुलिसमैन क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। द आर्टिकल है, आपको पता चल ही रहा होगा। ठीक है, अब एरर क्या है इसमें देखना जरा। देखो मैंने आपको ये मेन वर्ब बताई, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट भी अंकित ही है। ठीक है, ये सेंटेंस एक्चुअल में बताऊं क्या था, कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो क्लॉज को जोड़ना है। यहाँ पे भी ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है। अंकित डिडंट फॉलो द गाइडलाइंस, अंकित डिडंट फॉलो द गाइडलाइंस एंड अंकित फाइंड बाय द पुलिसमैन। ये सेंटेंस एक्चुअल में ऐसा था, यहाँ पे लिख देता हूं, एंड के बाद का बता रहा हूं। अंकित फाइंड बाय द पुलिसमैन। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे था। अब सब्जेक्ट अंकित बार बार ना लिख के उन्होंने कंजंक्शन लगाई और उस चीज से जोड़ दिया, कंजंक्शन से जोड़ दिया। ठीक है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम आता है, क्योंकि दोनों में ही सब्जेक्ट अंकित बन रहा था, इसलिए अंकित उन्होंने लिखना नेसेसरी नहीं समझा। ठीक है, अंकित फाइंड बाय द पुलिसमैन था और यहाँ पे कंजंक्शन क्या काम कर रहा है, दो क्लॉज को जोड़ना, दो क्लॉज को जोड़ रहा है। क्लॉज क्या वो बताया था, सब्जेक्ट और मेन वर्ब का पेयर। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। एक सब्जेक्ट मेन वर्ब का पेयर क्या हो जाएगा, पहला क्लॉज, और ये दूसरा क्लॉज मैंने आपको नीचे लिख ही दिया है। ठीक है, अब ये फॉलो करने, डिडंट फॉलो द गाइडलाइंस, कौन फॉलो है इससे, अगर ये अंकित सब्जेक्ट है तो ये डूअर होगा या फिर रिसीवर होगा। क्या बन रहा है यहाँ पे डूअर बन रहा है। ये फॉलो गाइडलाइंस नहीं करने का डूअर कौन है, अंकित ही तो है, तो यहाँ पे ये डूअर बन गया। ठीक है, अब डूअर है तो वॉइस कौन सी लगनी चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट डूअर निकला तो वॉइस लगनी चाहिए एक्टिव, जो कि लगी हुई है, क्योंकि पैसिव होती तो बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, पैसिव होती तो बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, तो नहीं आ रही है, जो कि ये एक्टिव वॉइस लिखा है और ये सही है। ठीक है, पर अब देखना यहाँ पे अंकित फाइंड बाय द पुलिसमैन, ये दूसरा क्लॉज बन रहा था, तो इसको चेक कर लेते हैं। अंकित सब्जेक्ट बन रहा था हमारा, ठीक है, फाइंड क्या बन रहा था, मेन वर्ब बन रहा था। ठीक है, अब अंकित फाइंड करने का डूअर है कि रिसीवर है, अंकित किसी को फाइंड करेगा कि अंकित पे फाइन लगाया जाएगा, ऑब्वियसली अंकित पे फाइन लगाया जाएगा, मतलब अंकित सब्जेक्ट होने के साथ साथ अंकित रिसीवर भी है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम क्या होता है, डूअर या फिर रिसीवर। अब फाइन करने का डूअर तो है नहीं, फाइन करने का रिसीवर है।
अगर आपका सब्जेक्ट रिसीवर निकला तो वॉइस कौन सी लगेगी? पैसिव वॉइस लगेगी। कौन सी लगी हुई है? एक्टिव वॉइस लगी हुई है। क्यों एक्टिव वॉइस लगी हुई है? क्योंकि बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है। ठीक है, ये फाइंड क्या है? फाइंड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहां पे। देखो अब एक और चीज, फाइंड और फाइंड। मैंने कैसे बोल दिया कि वहां पे जो वर्ब की फॉर्म लगी हुई थी वो सेकंड फॉर्म लगी हुई थी? कैसे बोला? देखो जरा, वो मैं बोल सकता था वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म एज इट इज लिखी जा सकती है। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब के। पर हमें अगर वर्ब की अगर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का लिखना कंपलसरी है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब हमें इसको बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जाते वक्त ना तो मीनिंग चेंज होता है ना ही टेंस चेंज होता है। अभी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, तो बाद में भी क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो बी की कौन सी फॉर्म लगा दें जिससे ये पास्ट फॉर्म बन जाए? कौन सी फॉर्म लगाएं भाई बताओ? ये ऐसे उड़ जाएगा और ये हो जाएगा वॉज फाइंड। वर्ब नहीं लगाएंगे, बी की फॉर्म। देखो ये है बी की फॉर्म, कहां गई? ये है बी की फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट की फॉर्म है। पास्ट की फॉर्म क्या हो गई? वॉज वर्ब। अब इन दोनों में से कुछ लगानी थी, इन दोनों में से कुछ लगानी थी। अंकित सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगा दी, ठीक है, वॉज फाइंड। अब ये वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब बन गया, ये मेन वर्ब। अब फाइंड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे मैं बोलूंगा ये फाइंड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? वॉज। इतनी कहानी क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? वॉज। इसलिए मैं आपको यहां पे क्या बोलूंगा? फाइंड क्या है? मेन वर्ब। ऑल राइट, ठीक है। अब ये सेंटेंस सही हो गया। यहां पे आपको ऐसे लगाना पड़ता था, वॉज फाइंड। अंकित डिडंट फॉलो द गाइडलाइंस एंड वॉज फाइंड बाय द पुलिसमैन। अगर फाइंड बाय द पुलिसमैन लिखा होता तो अंकित ने चालान कर दिया होता या फिर अंकित ने फाइन कर दिया होता पुलिसमैन को। पुलिसमैन को फाइन थोड़ी करेंगे, बल्कि पुलिसमैन फाइन लगाएंगे अंकित पे, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सर्कल ड्रू इन द मॉर्निंग। इसको हम यहां पे कर लेते हैं, वहां पे स्पेस कम है। देखो, सर्कल ड्रू इन द मॉर्निंग। अब सर्कल क्या है? सब्जेक्ट है। ड्रू क्या है? मेन वर्ब है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। मॉर्निंग क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? सर्कल। सर्कल किसी को ड्रॉ करेगा कि सर्कल को ड्रॉ किया जाएगा? ऑब्वियसली सर्कल किसी को ड्रॉ नहीं कर सकता, तो ये क्या बन जाएगा? रिसीवर बन जाएगा। अब रिसीवर बनेगा तो वॉइस कौन सी लगेगी? अगर आपका सब्जेक्ट रिसीवर है तो वॉइस लगेगी आपकी बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, ये तो बल्कि खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या होती है? ड्रॉ। ये ड्रॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ड्रॉ, ड्रू और ड्रॉन होती है शायद थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था? ये पास्ट में लिखा हुआ है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं क्या बोला था। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जाते वक्त ना तो मीनिंग चेंज होना चाहिए ना तो टेंस चेंज होना चाहिए। अभी यहाँ पे से पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, तो इसके बाद भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। अब वो भी किसकी मदद से? बी की फॉर्म की मदद से। तो बी की फॉर्म की मदद से पास्ट इंडेफिनिट कौन बनाते हैं? वॉज बनाते हैं या फिर वर्ब बनाते हैं। अब सर्कल सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, ठीक है। वॉज ड्रॉन। ड्रू को भी चेंज करना है, ड्रॉन, ठीक है। बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी थी। ये बी की फॉर्म क्या हो गई? वॉज हो गई, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब सेंटेंस सही हो गया। सर्कल वॉज ड्रॉन इन द मॉर्निंग। सर्कल को ड्रॉ किया गया मॉर्निंग में, ठीक है। इतनी कहानी याद रहेगी। अब आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही। थैंक यू, जय हिंद।